अपनी बातचीत शुरू करते हैं। नीरज, आज बाजार आरबीआई पॉलिसी के रेट हाइक के डिसीजन के बियॉन्ड उनकी कमेंट्री से क्या दिखेगा? मैं अभी अभी किसी से बात कर रहा था, निकुंज से बात कर रहा था मैं आज सुबह, और हमारी ये बात हुई कि आरबीआई गवर्नर साहब का आज, मैंने तो बोला ही था, मोमेंट है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया, शायद इस बारे में चर्चा होगी, शायद नॉर्मलाइज करें वो अपने स्टांस को। क्या लगता है आपको? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा कमोडिटी ने भी काफी सपोर्ट किया है उनको, और ऑयल प्राइसेस भी आप देखें तो अभी एकदम 95 ब्रेंट के आसपास आ गया है। तो आई थिंक ये सपोर्ट मिलेगा उनको, जहां वो आई थिंक बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन पीक हो गया और एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर आई थिंक मार्केट को उसकी उम्मीद बन रही है, जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर है, आई थिंक एक उस तरह की उम्मीद बन रही है मार्केट में कि आज की जो हाइक है वो आई थिंक वो तो होगी बिकॉज तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा है। सारी कंट्रीज में, इंग्लैंड ने, यूएस ने, सबने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो ये एक हाइक तो होगा ही होगा। उसके बाद उनका क्या स्टांस होता है, आई थिंक मार्केट वो बहुत कीनली वॉच करेगी। अगर वहां पे वो कुछ इंडिकेशन देते हैं कि अब एक थोड़ा पॉज हो सकता है, कि आगे हम देख के फिर बढ़ाएंगे, थोड़ा टोन में चेंज हो सकता है, तो आई थिंक वो एक चीज देखने वाली होगी। मैं आपको वो ग्राफिक भी दिखाऊंगा। हमने काफी बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स से बात की कि बाजार क्या दिखेगा, बुलेट पॉइंट्स लेके आते हैं हम आपके पास आरबीआई पॉलिसी कमेंट्री में। बट गरिमा कपूर भी हमारे साथ। गरिमा, आपको भी नमस्कार। आपने तो पुराने सारे पॉलिसी इवेंट्स एनालाइज किए होंगे, कमेंट्री एनालाइज की होगी, आप क्या देखेंगे कमेंट्री में? थैंक यू। आज की कमेंट्री में आई थिंक एक इंडिकेशन की आरबीआई का टोन थोड़ा न्यूट्रल टू डविश हो रहा है। क्या उनको कंफर्ट आ रहा है क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट से? बिकॉज जब से लास्ट पॉलिसी हुई है, दो तीन चीजें हैव बीन सपोर्टिव। एक तो ग्लोबल स्लोडाउन फेयर्स हैव एग्रीवेटेड, सेकेंड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैव करेक्टेड, एंड इंक्लूडिंग दैट ये सप्लाई चेन करेक्शंस भी हो रहे हैं, जिसके चलते आगे का एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस स्लोडाउन और कमोडिटी प्राइस सस्टेनिंग हो सकता है। तो मैं एक्चुअली देखूंगी कि उनका टोन क्या है, स्लाइट न्यूट्रल टू डविश। अगर वो कोई अपनी सीपीआई एस्टिमेट्स में चेंजेस लाते हैं कि नहीं, 6.7% उनका प्रीवियस एस्टिमेट था एज ऑन जून, देयर कुड बी सम डाउनसाइड बायस टू दैट, बट वेदर दे इंडिकेट द डाउनसाइड बायस टू दैट इस पॉलिसी में और दे वेट इट आउट, वुड बी नथिंग टू वॉच आउट फॉर। और थर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, उनका लिक्विडिटी स्टांस, बिकॉज पिछले एक डेढ़ महीने में सिस्टमिक लिक्विडिटी थोड़ी टाइट हुई है, जिसके चलते आपका कॉल मनी रेट रेपो रेट के काफी दिनों तक रेपो रेट के ऊपर रहा है, उनको काफी क्लोजली हक किया है। तो सिस्टमिक लिक्विडिटी आपकी ड्यूरेबल 5 लाख करोड़ के नीचे आ गई, एक पॉइंट भी एक ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ के आसपास थी। तो आई थिंक ये तीन ब्रॉड चीजें हैं जिसको मैं क्लोजली फॉलो करूंगी आज के पॉलिसी में। गरिमा, आपने बिल्कुल बताया कि इन्फ्लेशन पर तो ऑफ कोर्स जिस तरह से थोड़े से यहाँ पर मॉडरेशन के साइन है, और सीपीआई के फिगर्स में भी आप एस्टिमेशन देखना चाहेंगी। हालांकि सीपीआई में प्राइस राइज और फूड और एनर्जी का तो नहीं आता, वो भी यहाँ पर बात करनी होगी। लेकिन क्या आपको लगता है एक्सटर्नल फैक्टर्स उन्हें भी जरूर आरबीआई गवर्नर माइंड में रखेगा, वहां से शायद थोड़ी सी कॉशियसनेस हो सकती है? Global factors, particularly in terms of the movement of the dollar, एक must have been एक बहुत important criteria आरबीआई को। पर मुझे लगता है more than global factors, domestic particularly अपना trade deficit numbers जो बहुत sticky आ रहे हैं, all time high number जो आए अपना जुलाई में, that could be एक reason जिसके चलते USD INR पे pressure रहेगा। लेकिन हमारा house view ये है कि globally dollar index peak out हो गया है, और जिसके चलते probably external pressure जो Indian currency पर आ रहा था because of one way rally in the dollar might have now eased down, and इसके चलते अभी domestically अगर आपके global commodity prices cool off होके domestic prices पे उनका असर होता है with a lag, एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे कंटिन्यूस कर्व लगा रहता है अगर इंक्रीमेंटल ऑल मेजर्स आते हैं, और अगर ट्रेड डेफिसिट उसके चलते थोड़ा करेक्ट हो जाए तो रुपी को सपोर्ट मिलेगा। बट मुझे लगता नहीं कि गिवन द ग्लोबल डायनेमिक्स आरबीआई इतना ज्यादा फोकस करेगा ऑन द यूएसडी आईएनआर। नीरज, आपके हिसाब से, आपके एस्टिमेशन से बाजार ने कितने हद तक, कितने बीपीएस पॉइंट्स हाइक की इस बात को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है? आई थिंक एक 35 बेसिस पॉइंट जो है वो एक बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है। आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट जो कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बाजार की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगा। एक 35 बेसिस पॉइंट तो जरूर फैक्टर इन हो गया है।
35 बीपीएस आपको लगता है कि बाजार फैक्टर इन कर चुका है। एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं कि कितना हाइक हो सकता है? अंकुर ने, हमारे रिपोर्टर है, उन्होंने, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने एक आरबीआई से पहले प्री पॉलिसी एक पोल भी प्रिपेयर किया है। आइए एक बार उनका एस्टिमेशन भी समझ लेते हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर कुछ ही देर बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी। और जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कितनी रेपो रेट हाइक करते हैं। मैं कितनी रेपो रेट हाइक इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट्स को हमने पोल किया है उन्होंने यही बोला है कि इस बार रेपो रेट हाइक होने वाला है। और वो क्वांटम कितना होगा वो देखने वाली बात होगी कि वो 30 बेसिस पॉइंट होता है, 50 बेसिस पॉइंट होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग होगी वॉच आउट करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा क्या गवर्नर सरप्राइज करने वाले हैं कि क्या कोई रेट हाइक नहीं होगा, वो भी एक बोल्ड स्टेप हो सकती है। इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। साथ ही साथ सीआरआर हाइक को लेकर भी काफ़ी सवाल हैं कि क्योंकि पिछली बार सीआरआर हाइक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पिछली पॉलिसी में सीआरआर हाइक दिया गया था। तो देखना ये होगा कि जब अब बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ शुरू हो गई है, 14% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ रिपोर्ट हुई है, जो कि आरबीआई गवर्नर ने कुछ ही दिनों पहले बताया था, तो इस बेसिस पे क्या लिक्विडिटी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई सीआरआर हाइक नहीं होती है, या फिर जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो इंट्रोड्यूस हुई है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस पूरे साल जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर रहा है और आरबीआई की जो मैंडेट है वो 4% ±2%, यानी कि 6% से ऊपर नहीं जाने देना है। तो देखना होगा कि क्या ग्रोथ में रिविजन होता है, क्या फिर इन्फ्लेशन का टारगेट जो 6.7% रखा गया है FY23 में, उसमें कोई रिविजन होता है। राइट नीरज, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स की बात करें, डीएलएफ ने कल ही शाम को भी बताया वो अपने एक नए मॉल में कुछ और ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। रियल एस्टेट, ऑटोज और फाइनेंशियल्स, कहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है? फाइनेंशियल इज वन प्लेस वेयर जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ शुरू हो गई है। आई थिंक एक जो रिस्क आज की पॉलिसी का जो सीआरआर की बात करी, अगर सीआरआर हाइक नहीं होता है, जो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, आई थिंक वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है ऑन द शॉर्ट टर्म। आई थिंक अगर वो नहीं होता है तो फाइनेंशियल में आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, हमने रिजल्ट्स भी देखे, अच्छे नतीजे आए हैं, और इवन एसेट क्वालिटी भी बैंक्स की खराब नहीं हो रही है, हल्की सी इंप्रूव भी हो रही है। आई थिंक उसको चलते हुए फाइनेंशियल सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा स्कोप है। आई थिंक उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर है जहाँ पे अगर लिक्विडिटी टाइटनिंग नहीं होती है, ऑलरेडी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो गई सिस्टम में, और अगर सीआरआर मेंटेन भी करते हैं तो लिक्विडिटी मेंटेन भी करते हैं, तो आई थिंक हाउसिंग सेक्टर एक सेक्टर है जहाँ पे अच्छी ऑफटेक देखने को मिली है। हाउसिंग और रिलेटेड सेक्टर में हमने जैसे देखा, आपने पेंट्स का ही देखा कि अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि हाउसिंग एक्टिविटी अच्छी पिकअप हो रही है। आई थिंक ये सेक्टर पॉजिटिव रहने चाहिए अगर लिक्विडिटी यहाँ से टाइटन नहीं होती है, और एक इंडिकेशन मिलती है कि कहीं एक स्टांस न्यूट्रल हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग से, या अब से थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ जा सकते हैं। पॉइंट गरिमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जिस तरह से हमारी बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई, जो पीक हॉकिशनेस के लेवल में बॉन्ड यील्ड थी, वैसे यूएस बॉन्ड यील्ड भी 3.5 से कूल ऑफ होके ऑलमोस्ट 2.5 पे आ गई हैं। क्या वहाँ भी रेट हाइक साइकिल कहीं ना कहीं पॉज की तरफ नजर आ रहा है? एटलीस्ट द बॉन्ड मार्केट वो मानने की तरफ जा रहा है। आज अभी लेटेस्ट जो पॉलिसी था फेडरल रिजर्व का, मार्केट ने एक दो पॉइंट्स बहुत ही स्ट्रांगली पकड़े। एक पॉइंट तो कि उन्होंने पोस्ट पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में जब उनको पूछा गया कि क्वांटम ऑफ एक्सपेक्टेड रेट है कि आगे चलते, तो फेडरल रिजर्व गवर्नर ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि देयर माइट बी सम नीड टू रिड्यूस और टू स्लो डाउन एट सम पॉइंट इन टाइम। एंड इस पॉलिसी में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रेफरेंसेस फॉर अ चेंज थे अबाउट वीकनिंग डेटा। पॉजिटिव डेटा के रेफरेंसेस भी थे, बट वीक डेटा पॉइंट्स के भी रेफरेंसेस थे। तो मार्केट ने ये दो पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली पकड़े, जिसके चलते एक्सपेक्टेशन थी इससे और कितने हाइक हो सकते हैं वो बेसिकली टेम्पर डाउन हो गए हैं। तो मार्केट अभी 2 रेट हाइक और एक्सपेक्ट कर रहा है फेडरल रिजर्व से। द क्वांटम को भी 50, 25 और 50, 50। एंड फेड फंड्स फ्यूचर्स अगर आप देखें, यूरो डॉलर फ्यूचर्स, तो वो एक्चुअली प्राइसिंग कर रहे हैं अ रेट कट बाय अर्ली पार्ट ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। तो इसके चलते जो ग्लोबल माहौल बना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर टाइटनिंग, पर्टिकुलरली लेड बाय फेडरल रिजर्व, उसके चलते आपको ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई है, एंड जिसके चलते इंडिया पर भी सिंपैथेटिक इंपैक्ट पड़ा है। And of course, the correction of oil prices has been another reason क्यों Indian bond yields incrementally बहुत ज्यादा cool off हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में।
राइट। गरिमा, क्या ऐसा कोई एनालिसिस इस वक्त करना ठीक होगा कि कितने बेसिस पॉइंट हाइक यहाँ से आरबीआई करता है और उसके बेसिस पे हम ये एस्टिमेशन लगा पाए कि इन्फ्लेशन कब तक पीक आउट हो जाएगा? क्योंकि बात ऐसी भी आ रही है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट, जो हालांकि एक्सपेक्टेशन कम है, 35 सबसे लोएस्ट एक पोल में जो निकल कर आ रहा है एक्सपर्ट्स का व्यू कि शायद इन्फ्लेशन पीक आउट होने के सिग्नल्स यहाँ से भी मिल सकते हैं। क्या किसी तरह की ऐसी एनालिसिस यहाँ पर अभी फिलहाल की जा सकती है? देखिए, हमारा इंटरनल एनालिसिस कहता है कि जो आपका अप्रैल का फिगर था 768, दैट वाज द वर्स्ट। इसके चलते अभी जो भी इन्फ्लेशन नंबर्स आएगा, हमने जुलाई के एस्टिमेट्स बस कल सुबह ही क्लोज किए हैं। मेरा नंबर इज हगिंग क्लोजली टू अ लेवल ऑफ 650 के नीचे भी आ सकता है। इसके जाते जैसी ट्रेजेक्टरी चल रही है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, जैसे हमने देखे सम सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली इन ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स एज वेल एज डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स, द प्राइसिंग पावर थोड़ी बहुत कम हो गई। ऑल्दो सर्विसेज सेक्टर में इंटैक्ट है बिकॉज इट्स कम विद अ लैग। ऐसी पॉसिबिलिटी